सिर्फ 125 डेज बचे हैं एग्ज़ाम में। ये है मेरा आज का टारगेट और देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेली करंट अफेयर से। इतनी सुबह आज का करंट अफेयर तो नहीं मिलेगा, बट 19 जनवरी का मिलेगा। अच्छा लगता है सुबह सुबह कुछ अलग अलग चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलती हैं, डायनेमिक टॉपिक्स पढ़ने को मिलते हैं, नींद भाग जाती है। अभी टाइम हुआ है 3:54 सुबह का। डेली 3:55 पे मैं लाइव करती हूँ, 3:55 से लेके 6:35 के अराउंड तक, जिसमें 2 घंटे का स्टडी रहता है, 4 to 6:30, सॉरी 2.5 घंटे का, और बाकी 5-5 मिनट का 2 ब्रेक। गुड मॉर्निंग नेहा, दिव्या गुड मॉर्निंग, आयशा हेलो, कैसे हो आप सब? रेडी विद द स्टडी टारगेट? लाइव स्टडी करके 2.5 आवर का, और मैं यहाँ पे ग्रेप मैंने वॉश किया, वैसे वॉशिंग मशीन भी लगाया, आपको आवाज़ आ रही होगी तो। और ये बेटे के टिफ़िन में देना है दिन में जो खाना है, तो अभी सुबह मैं वॉश करके रख देती हूँ अच्छे से, ताकि ये टिफ़िन में डालने के लिए सही सेट हो जाए। तब तक 5 हो गए। सी सेट वाला अलार्म मुझे बुला रहा है कि भैया आओ, अभी सी सेट पढ़ना है। पता है आपको, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, 6 साल का है। वो जब भी कभी अपने आप को वीक महसूस करता है, मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि जब तक तुम अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे, तब तक तुम कभी अपने आप को पूरी तरह से मजबूत नहीं महसूस कर पाओगे। और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जिन सबके मेरे पास कमेंट आए थे कि मतलब टूटा हुआ आप महसूस करते हो लाइफ में। हम अक्सर अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं जब हमारे दिमाग में बेचैनी, डर, नेगेटिव थॉट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपनी थिंकिंग को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जब हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। दिमाग, थॉट बहुत पावरफुल चीज़ है। जिसने अपने थॉट को अपने कंट्रोल में कर लिया ना यार, वो एक थॉट ही तो है सुबह का, जो या तो आपको सुबह उठा सकता है जब आप उठना चाहो, या फिर आपको वो पूरा दिन रिग्रेट में रख सकता है। एक दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप डेली रिग्रेट में रह सकते हो, सिर्फ आपके उस थॉट की वजह से। सुबह उठते ही अगर पहला थॉट ये आया कि बस टाइम हुआ मेरा, मुझे अब उठना है, तो आप उठ जाओगे। लेकिन थॉट ये आया कि नहीं यार अब नहीं, थोड़ी देर और, बस वो एक थॉट, वो आपका पूरा दिन बदल सकता है। पूरा दिन ही नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी भी आपके थॉट पे निर्भर करती है। मेरा स्लॉट रहता है 8 o'clock तक का, लेकिन 7:31 पे ही मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि सुबह मेरा फ़ोन ऑफ था, एयरप्लेन मोड पे। हाउस हेल्पर ने कॉल किया, कॉल नहीं मिला, और अभी तक वो नहीं आई, तो उन्होंने किसी और को भेजा बताने के लिए कि वो आज नहीं आएंगी। तो अभी बनाते हैं खाना, इस टाइम को और अच्छे से यूज़ कर पाऊँ, इसलिए मैं खाना बनाते हुए ब्लूटूथ का यूज़ करूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं पढ़ूँगी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, बट कुछ रिवाइज़ करने वाला चीज़ जिसमें मेरा दिमाग ज़्यादा ना लगे, वो वाला। आज मैं आपके साथ ना मेन्यू शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आया था फूड मेन्यू की, खाने में क्या क्या बनता है। 2014 में शादी हुई, 16 तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, जो मदर इन लॉ बोलते थे वही बनाती थी। और 16 में जब हस्बैंड का जॉब हुआ, तो जब हम अकेले रहने लगे, तो तब मेरे को एक मन में आया कि यार एक मेन्यू होना चाहिए प्रॉपर, है ना। और फिर सबसे पहले क्या आता है कि ऐसा मेन्यू हो कि मंडे को कुछ बने, फिर ट्यूसडे का, फिर वेडनेसडे का, थर्सडे का, मतलब हर वीक का सुबह, दोपहर, शाम, अलग अलग 7 दिन का चलता है ये चीज़। लेकिन जब बेबी हो जाता है ना, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और एक मैं चीज़ बताऊँ, ये वाला बेस्ट तरीका नहीं है मेन्यू बनाने का। इसमें ना आपके माइंड पे प्रेशर बहुत रहता है। आपको एक सिंपल सा मेन्यू रखना चाहिए, लाइक ब्रेकफास्ट में मेरी फैमिली क्या क्या खा सकती है, वो वाली चीज़ें सारी लिख लो। फिर जिस दिन जो चीज़ अवेलेबल है वो बनाओ। आपको हर दिन पता ही रहेगा कि यार आज, कल ये बना था, आज ये बना लेते हैं, और वो आपका सामान भी उस हिसाब से यूज़ होता रहता है। नहीं तो कोई सामान किसी दिन आपके पास नहीं हुआ और आपके मेन्यू में वो चीज़ हुआ, तो आपके माइंड पे ना ये प्रेशर होता है कि अरे ये सामान ही नहीं है और आज तो ये बनना था।
तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर नहीं लेना माइंड पे, है ना। और बहुत अच्छे से आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। ऐसे ही लंच का मेन्यू मैं भी दिखाऊंगी मैंने कैसे बना रखी हैं चीज़ें, कि जो आपकी फैमिली खाती है ना, कि लंच में जो भी बन सकता है वो सब कुछ लिख लो। ऐसे ही डिनर के लिए सब कुछ लिख लो। फिर ये चीज़ें जब फ्रीज़ पे रहेंगी या कहीं पे भी, मैं मोस्टली फ्रीज़ पे रखती हूँ, तो आपको आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और आप चीज़ें कर सकती हैं। किसी चीज़ के लिए पहले तैयारी भी करके रखनी होती है, तो वो भी आप चीज़ें कर सकती हैं और कोई प्रेशर नहीं होता, है ना। बिल्कुल एकदम फ्री माइंड के साथ आप ये चीज़ ट्राई करके देखना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इंक्लूड करनी है कि हेल्दी हो डाइट, यानी कि सुबह दोपहर शाम तक खाने में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट जो भी मिलना चाहिए वो एक मिला जुला डाइट हो, मनपसंद भी हो लेकिन हेल्दी भी हो साथ में। कम बेबी, आयुष बच्चे चलो ब्रेकफास्ट करो, कम 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 कम। फर्स्ट में है पराठा, रायता, धनिया चटनी एंड मैंगो पिकल। यस, पास्ता फॉर आयुष, chai for husband and paratha also for husband. और ये महाशय जी बैठे हैं नहा धो के कंबल में और मैं करूँगी इसके कपड़ों की आयनिंग। अभी सर्दी में इतना ज़रूरत नहीं है बट कॉलर के होगा क्योंकि शर्ट का कॉलर दिखता है और पैंट के भी होता है। मंडे और ट्यूसडे, वेंसडे वाला ड्रेस थोड़ा वुलन वाला है उस पर नहीं होता है। Mom, Yes. what is the first thing फास्ट थिंग in whole world? इन होल वर्ल्ड, आई थिंक जो हम पलक झपकते हैं वो। No, it is a thought. Oh my God! Yes, it's thought. विचार हमारा है ना। Yes. Thought. बट पलक भी तो झपकते हैं, No. उससे भी ज्यादा फास्ट है थॉट। मैं नहीं करता, ठीक है मैं तो कपड़े पहना दे यार। है मत ना। अब मैं नहीं करने लगे। आयुष ने मुझे आज स्माइली दिया क्योंकि मैंने आयुष के लिए अच्छा खाना बनाया। यस, Yes. थैंक यू। 9 बजा है ना, तो इसने अपने पापा के साथ कंपटीशन लगाया कि पापा जब बड़े वाला सोई 1 पे आएगा ना तो आपको बाहर निकलना है नहाने से। आजकल दोनों का क्या है ना कि दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम हो गया है। 9:30 इसको निकलना है, 9:30 उनको निकलना है, तो इसलिए डेली का कंपटीशन रहता है। ये बोलते हैं अपने पापा को कि बस 9:01 तक आपको बाहर आना ही आना है। ये 9:01 का मतलब क्या है? 5 multiply 9 5. 5 मल्टीप्लाई बाई वॉट? 5 multiply by what? 1. ओके 9 5. ओके, इट्स 9 5। ओके Papa, come fast. You are late. Yes. नहीं late. डेली ऐसे ही होता है, डेली ऐसे होता है। कोई बात नहीं, देखने तो दे भाई। देख लो। 9:39 जहाँ पे लोगों का दिन शुरू होता है वहाँ मेरा 1/3 डे तो निकल ही चुका। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं पॉलिटी के लिए कौन से नोट्स पढ़ती हूँ, तो वैसे तो मैंने एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पढ़ी हैं, लेकिन मेरे को फिर लगने लगा था जैसे हर कोई बोलता है कि यार खुद के नोट्स बनाओ। मेरे को लगता था यार इतनी सारी चीज़ें कैसे नोट्स बनाऊँगी, तो मैंने ये मंगवाए थे। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का मैंने मंगवाया था स्टार्टिंग में। प्रशांत चंद्रा के नोट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बट
आप किसी के भी नोट्स मंगवा लो यार, खुद के नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। अब पढ़ के ना इसकी हालत थोड़ी ऐसी हो गई है, निकल गए हैं ये ना, तो आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ते हैं। लाइक मैंने ये नोट्स होते हुए भी मैंने कुछ चीज़ें अपनी खुद की ऐड मैं करती रहती हूँ, चीज़ें जो पता लगती हैं। तो चाहे आप किसी के नोट्स मंगवाओ, चाहे कुछ भी करो, बट खुद के शॉर्ट नोट आपके पास ज़रूर होने ही चाहिए। इकोनॉमी का एक टॉपिक GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड, क्या होता है ये? ग्रॉस यानी कि टोटल प्रोडक्शन के टाइम पे जितना वैल्यू ऐड हुआ वो प्रोडक्ट बनाते हुए। एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। मान लो आपके पास 50 रुपये का गेहूं है और आप उससे क्या बना देते हो? अब रोटी बना देते हो। अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, 100 रुपये की रोटी बन गई आपकी, है ना? जो प्रोडक्शन हुआ वो 100 रुपये का हुआ, लेकिन जो आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया वो गेहूँ, वो ये 50 रुपये का किया। लेकिन जो अब GVA निकल के आएगा ना, वो क्या है? इस 100 रुपये में से ये 50 रुपये माइनस कर देंगे, और जो ये 50 रुपये आया ये है ग्रॉस वैल्यू एडिड। और इसको वैल्यू एडिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐड होता रहता है। लाइक आप गेहूं से ब्रेड बनाते हो, ठीक है, तो उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। गेहूं का प्राइस कम होता है, लेकिन ब्रेड बनाते ही प्राइस बढ़ जाता है। और ब्रेड का भी बहुत सारे फॉर्म आते हैं, गार्लिक ब्रेड, ये ब्रेड, वो ब्रेड, है ना? तो आप जितना ही फर्दर उसमें प्रोडक्शन करते रहेंगे, वैल्यू ऐड होती रहेगी। वैल्यू यानी कि जितना पैसा ऐड हुआ, है ना? जितना पैसा ऐड हुआ, आपने रॉ मटेरियल इतने रुपए का यूज़ करा, उसके बाद आपने प्रोडक्शन करा, वो प्रोडक्शन फिर कितना और ऐड कर गया, कितना और, इस चीज़ का याद रखना, वो होता है GVA। अब एक और चीज़ कि यार कभी हम GDP पढ़ते हैं, कभी हम GVA पढ़ते हैं, क्या फ़र्क है इनमें? जो GVA है ना, वो इस GDP का ही पार्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब GVA में हम ऐड कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को और माइनस कर देते हैं सब्सिडी को, ठीक है, तो हमें GDP निकल के आता है। तो ये GVA इसी का एक पार्ट है ना? जब GDP में से टैक्सेस को माइनस कर दो, वापस सब्सिडी को प्लस कर दो, क्योंकि अपोजिट करना पड़ेगा ना, अब ये GDP से वापस GVA पे जाना है, तो ये वाली चीज़ है। अब ये GVA बड़ी काम की चीज़ है गवर्नमेंट के लिए भी। कैसे? ये बताता है कि यार एग्रीकल्चर वाले फील्ड ने कितना प्रोडक्शन दिया, या फिर कोई और चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ है, उसने देश में कितना कंट्रीब्यूशन दिया। और गवर्नमेंट इसे समझ पाती है कि यार कौन सा तो फील्ड अच्छा कर रहा है इकोनॉमी के लिए, कौन सा नहीं कर रहा, जो नहीं कर रहा उसको थोड़ा सा और सहयोग करें और सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के लिए यूज़ करती है GVA को। तो GVA का इतना इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में। ये है वो मेन्यू जो मैंने बनाए हुए हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में ये सारे ऑप्शन होते हैं मेरे पास: पोहा, उपमा, छोले कुलचे या छोले पूरी, पाव भाजी, बथुए का रायता, रोटी, ये मोस्टली विंटर के लिए है क्योंकि समर में बथुआ नहीं मिलता, स्टफ पराठा, आलू पराठा, गोभी पराठा, अनियन, दाल पराठा या पालक पराठा, ढोकला, इडली सांभर, डोसा सांभर, सैंडविच, और इन सब के साथ में ग्रीन चटनी। लेकिन जो इडली या डोसा है तो नारियल चटनी, बाकी सब के साथ में ग्रीन चटनी, यानी कि धनिया, पुदीना, ये सब मिला के जो ग्रीन चटनी बनती है वो रहती है। उसके बाद आता है कि टिफ़िन। मेरा बेटा कभी भी रोटी सब्जी नहीं लेके जाता, उसको पसंद नहीं है ठंडी रोटी, मम्मी पे गया है वो, तो रोटी उसके टिफ़िन में नहीं है कहीं पे भी। पास्ता, फ्रेंच फ्राइज़ घर पे बना हुआ पोटैटो का, मिक्स वेज राइस जिसमें पूरा वेजिटेबल रहता है, स्टफ़ पराठा उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, प्याज का, गोभी का, आलू का, पालक का भी पसंद है, छोले कुलचे, पाव भाजी, डोसा, सैंडविच, ये सब रहता है मोस्टली। उसके जो टिफ़िन है उसमें यही जाता है। और लंच में मोस्टली हमारा 90% राइस बनता है। क्या हुआ कभी रोटी या कुछ और बना हो, बट मोस्टली 90% राइस। चाहे वो हस्बैंड के टिफ़िन में जाना हो, चाहे हमें छुट्टी वाले दिन घर पे खाना हो, राइस के साथ सांभर, राइस के साथ दाल, या राइस के साथ कढ़ी या राजमा या छोले, साथ में पापड़, सैलेड, ये सब रहता है लंच में। उसके बाद स्नैक की टाइम, अभी विंटर में थोड़ा सा स्नैक कम होता है क्योंकि जल्दी खाना हो जाता है, नहीं तो स्नैक में रहता है पॉपकॉर्न या भेलपूरी या ब्लैक चना, पनीर भुर्जी मेरे लिए, और इन लोगों को खाना हो अगर तो एग फॉर किड, बॉईल करके एग, और एग ऑमलेट फॉर हस्बैंड। कई बार वो एग ऑमलेट या ब्रेड ऑमलेट ब्रेकफास्ट में भी ले लेते हैं कभी कभी।
और पनीर टिक्का जो इन सब का फेवरेट रहा इन दिनों में। और रस्क, ऐसे हम कभी कभी इनमें से कुछ नहीं बनता तो कभी रस्क, नमकीन, ड्राई फ्रूट, इनमें से कुछ भी ले लेते हैं। और आजकल विंटर में ड्राई फ्रूट ज़्यादा रहता है क्योंकि बाकी सब खा के थोड़ा सा पेट फुल हो जाता है, और 4 बजे के आसपास होता है स्नैक। इससे लेट हो जाए तो हम स्किप कर देते हैं, फिर हम ड्राई फ्रूट ही लेते हैं क्योंकि फिर खाना हो जाता है 7 o'clock। तो इसलिए अगर 4 o'clock तक लेना है तो इसी स्नैक में से हम लेते हैं। और डिनर में हमारा रहता है मोस्टली रोटी, दाल रोटी, कढ़ी रोटी, चूरमा, या फिर मिक्स वेज रोटी, या फिर कोई भी नॉर्मल चटनी। किसी दिन भूख नहीं है, हैवी खाना खा लिया, हैवी स्नैक हो गया, तो नॉर्मल चटनी, या तो फिर लाल मिर्च लहसुन का चटनी या धनिया का चटनी, कोई भी नॉर्मल चटनी रोटी। और या तो फिर अगर ज़्यादा भूख है तो मिक्स वेज रोटी या मटर पनीर रोटी, भूख के हिसाब से कितना भूख है। तो ये है मेन मेन्यू जो मैं बना के रखती हूँ अपनी फैमिली के लिए।